गुड मॉर्निंग कॉकरोच, कैसे हो? अब कॉकरोच सुनने में अच्छा लगता होगा। हाँ, जब ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी तब थोड़ा सा लोग असहज महसूस कर रहे थे कि कॉकरोच कॉकरोच कैसे कहेंगे, लेकिन जैसे ही कॉकरोचों ने शिक्षा मंत्री का विकेट गिरा दिया बॉस, हाँ, पहली ऐसी क्रांति हुई है इस देश में जिसमें से कि बच्चों ने रील बना बना कर शिक्षा मंत्री का विकेट गिरा दिया, तो कॉकरोचों मुबारक हो, आओ थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं आप लोगों को पता ही है कि हम लोग हिंदू पेपर का, हाँ, पर डे का समीक्षा करते हैं, जिसमें से कि आज हमने क्या किया है। 5 जुलाई 2026 को हिंदू पेपर, न्यूज पेपर में वैसे समाचार जो कि हमारे लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, उन्हें हमने कलेक्ट करके सेलेक्ट करके अलग किया है। तो आइए उस पर बात करते हैं। और अभी अभी जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि पिछले 2-3 वीडियोज से ही, हाँ, वो एसएससी सीजीएल का उनका ढेर सारा करंट बन जा रहा है। अगर बच्चे इस तरह से रिस्पॉन्स दे, इसका मतलब है कि चीज़ें सही चल रही है। तो आप लोग भी, हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग जीरो से चले थे, अब हमारे पास में 800 सब्सक्राइबर हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, बस वीडियो बनाते हैं, डालते हैं। जिन्हें अच्छा लगता है वो सब्सक्राइब करते हैं। आप भी देखिए, हो सकता है आपको भी अच्छा और लाभदायक लगे। आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पहला समाचार क्या है, देखिए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गठबंधन, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के नए ग्रीन हाउस गैस नियम और भारत का शिपिंग क्षेत्र थे। अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गठबंधन बन रहा है, थे, और ग्रीन हाउस गैस नियम बन रहा है, और भारत का शिपिंग क्षेत्र, हाँ, जो है समुद्र तट से लगा हुआ, तो उसके संदर्भ संबंध में नया इंफॉर्मेशन क्या है, आइए हम लोग बात करते हैं। आईएमओ, इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है पूछ दे कहाँ है, क्या है, मुख्यालय क्या है। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग यानी जहाज रानी की सुरक्षा और जहाज द्वारा होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन बनता है अब यहाँ से कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और इसका काम क्या है, तो हाँ, इस जहाजों द्वारा होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकना है। आगे, आईएमओ ने, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक जहाजरानी से होने वाली ग्रीन हाउस गैस, अब जो भी हमारे ऑफलाइन क्लास में जुड़े हुए, अपने अपने कॉपी में आप लोग होमवर्क लिख लीजिए। हाँ, यहाँ से ढेर सारा फैक्ट आता है कि कुल मिला के लिखिए, ग्रीन हाउस गैस कितने थे, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग में पृथ्वी सम्मेलन भी आता है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सारी चीजों का रिवीजन आपका हो जाना चाहिए। बिल्कुल, E20 जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, या इथेनॉल की जो बातें हो रही है, वो सब सब इसी के लिए है कि हम लोग प्रदूषण को रिड्यूस करें। ठीक, हाँ, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 2050 तक, ये पूछ देगा कि किस वर्ष तक, वह आईएमओ का वैश्विक लक्ष्य ये है कि ग्रीन हाउस गैस को 2050 तक नेट जीरो करने का कड़ा लक्ष्य रखा है। इसके लिए जहाजों में पारंपरिक ईंधन के स्थान पर हरित अमोनिया पूछेगा कि जहाज रानी आईएमओ ने, हाँ, प्रदूषण को कम करने के लिए जहाजों में पारंपरिक ईंधन के स्थान पर कौन सा ईंधन का उपयोग करेगा, तो ग्रीन अमोनिया, मेथनॉल और जैव ईंधन के उपयोग को अनिवार्य किया जा रहा है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
भारत के बेड़े, जो समुद्री बेड़े हैं, जहाज है, फ्लीट है, उसमें शामिल अधिकांश वाणिज्यिक जहाज पुराने हैं, जिन्हें नए पर्यावरण मानकों के अनुरूप बदलने में भारी पूंजीगत निवेश की आवश्यकता होगी। यानी भारत को इस चीज को फॉलो करने के लिए अपने सारे पुराने जहाज को अपग्रेडेशन करना होगा, जिसमें भारी खर्च आएंगे, और इसके लिए भारत सरकार शायद अभी तैयार नहीं है। अब इस न्यूज का संवैधानिक, नीतिगत और योजनागत प्रभाव को अगर हम देखते हैं कि मेरीटाइम, प्रदूषण, समुद्र, ये सबका संविधान में कहां कहां क्या क्या जिक्र है, तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 253 ये क्या कहता है। फिर बच्चा पूछ देगा, क्वेश्चन बना के पूछ देगा इस तरह से कि अनुच्छेद 253 क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चा पूछेगा क्या कि सर इतना ज्यादा और अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है, कैसे पता चलेगा कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपको करंट पढ़ना पड़ेगा। करंट में अभी आपने देखा आईएमओ के रिगार्डिंग कौन सा आर्टिकल आ गया, 253। अब ये क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय संधियों जैसे आईएमओ जैसे वैश्विक संगठनों के फैसले को देश में लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है। इसके अतिरिक्त समुद्री नौवहन पूरी तरह से संघ सूची का विषय है। तो आपको दो चीजें यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का मिल गया। पहला, अगर पूछ दे मेरीटाइम नेविगेशन, समुद्री नौवहन जो है किस सूची में है, तो संघ सूची में है। उसके बाद पूछ देगा अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 253। हाँ, नहीं, अंदर जब है तो वो राष्ट्रीय सीमा, उससे बाहर है तो वो अंतरराष्ट्रीय सीमा, और वहीं पर ये चीज लागू होगा आईएमओ। हाँ, ये जब यूएनओ का है, यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़े हुए हैं वो सभी देश इस चार्टर को फॉलो करें। हाँ उस हाँ हाँ, उसके लिए यूएनओ कानून बनाएगा। ठीक, उसी के लिए यूएनओ के लिए मेरी टाइम के लिए जो नियम कानून बनाएगा, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आईएमओ है। इसका मुख्यालय लंदन। ठीक, नीति आयोग। अब नीति आयोग इस पर क्या बात करता है कि नीति आयोग भारत को वैश्विक लॉजिस्टिक हब, टर्म पर गौर कीजिएगा, इस सब टर्म का इस्तेमाल बढ़िया बढ़िया इंटरव्यू में मजा आएगा करने में। लॉजिस्टिक हब बनाने में और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। आयोग का सुझाव है, किस आयोग का, नीति आयोग का सुझाव है कि भारत को अपने बंदरगाहों पर हरित ईंधन रिफ्यूलिंग, ग्रीन बंकरिंग की सुविधाएं जल्द से जल्द विकसित करनी चाहिए, ताकि भारतीय बंदरगाह वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बने रहे, यानी विश्व के और बंदरगाहों से वो मुकाबला कर सके। अगर आप अपने बंदरगाह को ज्यादा मजबूत बनाएंगे तो जो व्यापारिक देश है वो अपना जहाज आपके यहाँ रखेगा, भाड़ा आप वसूल सकते हैं, आपके पास में विदेशी मुद्रा हासिल करने का एक शानदार विकल्प आएगा। योजनागत मूल्यांकन क्या है कि सरकार की मेरी टाइम, यह योजना है, पूछ सकता है सरकार की मेरी टाइम इंडिया विजन 2023। और गौर करिएगा, खास करके आप पूछने वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन, ये टर्म पूछेगा, सागरमाला परियोजना क्या है। तो सागरमाला परियोजना है कि बंदरगाहों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है, सारे बंदरगाहों को इंटरकनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन घरेलू जहाजों को हरित ईंधनों में बदलने के लिए, अभी आपका क्वेश्चन था, ठीक, बदलने के लिए जो वित्तीय सहायता या सब्सिडी मिलनी चाहिए
उस मोर्चे पर अभी भी नीतिगत स्पष्टता नहीं है, यानी सरकार अभी ये पॉलिसी बढ़िया से बना नहीं पाई है कि अगर वो घरेलू, हाँ मतलब घरेलू यातायात में वो किस ईंधन का उपयोग करेगी और अंतर्राष्ट्रीय यातायात में वो किस प्रकार के ईंधन का उपयोग करेगी। अभी सरकार इस पर फैसला लेने में हाँ अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है। उम्मीद है कि शायद इस सेशन में अगर संसद चले तो फैसला हो भी जाए, लेकिन उम्मीद कम है संसद चलेगी। तो ये था आपका पहला न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गठबंधन। इसमें कुछ अनुच्छेद आए हैं, कुछ डाटा आए हैं, कुछ मुख्यालय का नाम आया है। हो सकता है कि आगामी सेट में या एग्जाम में क्वेश्चन बने। तो आइए आते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा न्यूज, सीबीआई और राज्यों द्वारा दी गई सामान्य सहमति का विवाद। यानी इसको ऐसे समझिए, सीबीआई जो है वह सेंट्रल एजेंसी है, केंद्र सरकार की एजेंसी है, और विपक्षी दलों का कहना है कि केंद्र सरकार दुर्भावनापूर्ण तरीके से विरोधी पार्टियों के नेताओं को परेशान करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल करती है। इसीलिए बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार थी और झारखंड में शिबू सोरेन की सरकार ने अपने यहाँ सीबीआई को आने के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि उसके यहाँ बिना राज्य सरकार की अनुमति से सीबीआई इंटर नहीं कर सकती। यही न्यूज है। अब इस पर देखते हैं, यही है सामान्य सहमति, जनरल कंसेंट, कि कौन कौन राज्य यह चाहती है कि सीबीआई उसके यहाँ आए और अपराधों की जांच करे। तो सबसे पहले सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाँ गौर करिएगा, यह कोई संवैधानिक या वैधानिक संस्था नहीं है, यानी संविधान में सीबीआई का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी, और यह अपनी शक्तियां, पूछा हुआ क्वेश्चन है यह, फिर से याद कर लें कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त करती है। यानी सीबीआई को दिल्ली पुलिस होल्ड करती है और यह कंप्लीटली गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है। ठीक, वर्तमान में यह कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत काम करती है। अब सामान्य सहमति क्या है? पुलिस चूंकि राज्य का विषय है, देखो पहला नियम यही बन गया, पुलिस पूरी जगह पुलिस किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची। इसलिए सीबीआई को किसी राज्य में केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा अन्य मामलों की जांच करने के लिए उस सरकार की अनुमति लेनी होती है। यही है सामान्य सहमति। अगर राज्य सरकार अनुमति नहीं देगी तो सीबीआई उस राज्य में राज्य सरकार के कर्मचारियों के अपराधों की जांच नहीं कर सकती। हाल ही में कुछ और राज्यों द्वारा सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने के बाद यह कानूनी विवाद गहरा गया है। क्या सीबीआई बिना राज्य की अनुमति के उन मामलों की जांच कर सकती है जिनके तार अंतरराज्यीय वित्तीय घोटालों से जुड़े? ठीक, अगर राज्य ये सोच ले कि सीबीआई को हम जाने नहीं देंगे अपने यहाँ, अब मान के चलो कोई ऐसा दो राज्य है जिसमें कि कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया है और सीबीआई उसे जांच करना चाहती है, तो जब तक दोनों राज्यों की सहमति नहीं होगी सीबीआई इंटर नहीं मारेगा। इसका मतलब क्या? क्राइम का जांच नहीं होगा? होगा। कैसे? आइए अब आइए संविधान की दृष्टिकोण को देखते हैं। फिर आता है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। राज्यों का यह तर्क है कि सीबीआई का बिना अनुमति सीधा हस्तक्षेप उनके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार और मेन चीज ये है संघवाद के मूल ढांचे का उल्लंघन है। अगर सीबीआई बिना राज्य की सहमति के इंटर करे, जांच करे, तो राज्य संविधान में राज्यों को भी मिला हुआ है, डिग्निटी मिला हुआ है, उनको भी स्वायत्तता मिली हुई है
इसीलिए राज्य का कहना है कि यह सीधा उसके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार पर हमला होगा अगर सीबीआई बिना पूछे आती है तो। नीति आयोग का क्या रुख है? नीति आयोग का मानना है कि आर्थिक अपराध यानी इकोनॉमिक ऑफेंस, एक मिनट, और भ्रष्टाचार के खिलाफ, इधर इधर इधर, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। ये सब केवल हाँ पढ़ने में अच्छा लगता है, दिखता तो है नहीं। जैसे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, अगर ये जीरो टॉलरेंस होता तो नीट पेपर लीक ही नहीं होता। हाँ, अगर पेपर लीक होता तो सीबीआई कल पहुंच जाती हो अदालत में, विशेष अदालत में, पहुंची ही नहीं, सजा ही नहीं हुआ। ये सब पढ़ लीजिए, नीति होनी चाहिए। आयोग के अनुसार अंतरराज्यीय वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक एकीकृत विनियामक और जांच तंत्र आवश्यक है, जिसमें राज्यों और केंद्र की आपसी सहमति आवश्यक है। तो नीति आयोग कह रहा है कि सीबीआई ऐसा काम ना करे, इसके लिए एक ऐसी एजेंसी बनाई जाए जिसमें कि राज्य और केंद्र के बीच आपसी भरोसा है। जब तक राज्य और केंद्र के बीच में आपसी भरोसा नहीं होगा तब तक ये चीजें विवाद होते रहेंगे। इसीलिए केंद्र में जो सरकार है और राज्य में जो सरकार है वो अगर बिना दुर्भावना के यह काम करे तो मुझे लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। हाँ, पहले बता दिया गया है कि यह कोई संवैधानिक संस्था नहीं है तो इसका जिक्र संविधान में नहीं आएगा। हाँ, यह कैसे चलेगा? यह पहले बता दिया गया है कि दिल्ली पुलिस का जो रूल रेगुलेशन है उसके क्लाउज के अकॉर्डिंग सीबीआई अपना काम करेगी, न कि संविधान के अनुसार। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत? हाँ, इसीलिए गौर सीआईडी राज्य की है, तो एक किसी एक राज्य की, जैसे बिहार की अपनी एक अलग सीआईडी हो। हाँ, जैसे फास्ट ट्रैक बना दिया जाता है या कोई ऐसा कमीशन बना दिया जाएगा या सीबीआई को ही जिम्मेदारी दे दी जाएगी जिसमें कि दोनों राज्य और केंद्र आपस में सहमति व्यक्त कर दे तो सीबीआई को जांच करने में सुविधा हो जाए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि केंद्र सरकार कभी कभी दुर्भावना से प्रेरित हो जाती है, वह अपने विरोधी दलों को परेशान करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल करती है। इसीलिए राज्यों ने सामान्य सहमति की बात लाई कि जब तक हमारी सहमति नहीं रहेगी केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल नहीं करेगी। बिल्कुल करता था, तब तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में, कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा। इसका मतलब है सीबीआई हर हमेशा केंद्र सरकार, चाहे वो जिसकी भी सरकार हो, उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। इसीलिए राज्य सरकारों ने सामान्य सहमति लगा के ऑब्जेक्शन कर दिया कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आइए, अब कहता है योजनागत मूल्यांकन क्या है। हाँ, फिर देखिए बहाव साहब, आप गौर कीजिए, इस सब टर्म पर गौर कीजिए। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। अभी क्या हो रहा है? हाँ, अधिकतम सरकार, न्यूनतम शासन हो रहा है। ठीक, जबकि होना क्या चाहिए? न्यूनतम सरकार, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, अभी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर कुछ है नहीं, और सरकार को कुछ कहिएगा भैया लाठी 47 मार देगा, गोली मार देगी बच के हिसाब से। हाँ, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के नारे के तहत, ये सब नारा है, नारा नारे में ही रह जाता है।
ठीक, गौर करना है। ये सब नारा जो है वो नारे में ही रह जाता है, बंधा रह जाता है। के तहत प्रशासनिक सुधारों की बात तो की जाती है, लेकिन हर राजनीति की खींचतान के कारण जांच एजेंसियों का संस्थागत ढांचा विवाद में घिरा रहता है। सीबीआई को अधिक स्वायत्तता देने के लिए स्वतंत्र और केंद्रीय जांच अधिनियम एक नियम बनाने की जरूरत है, जिसमें कि राज्य और केंद्र सरकार बिना विवाद के सीबीआई का सेवा ले सके। ठीक, अब आ जाओ आज का समाचार संख्या 3। सीबीआई के बारे में थोड़ी बहुत जो भी जानकारी थी, कंफ्यूजन क्लियर हो गई। ठीक, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है वो समझ? अरे वाह गजब, अब आ जाओ तीसरा में, चंबल। हाँ, इस पर हम लोग शायद बना चुके हैं एक वीडियो। हाँ, फिर भी इसका हम लोग करते हैं। हाँ, चंबल का न्यूज 4 जुलाई के वीडियो में भी चंबल का न्यूज है। हाँ, फिर से एक बार हम लोग करते हैं, जिसमें न्यूज पहले देख लेते हैं क्या है। हाँ, इसमें आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, पहले लिखिए तो आप लोग होमवर्क। चंबल नदी का उद्गम उसका मुहाना ठीक किन राज्यों में बहती है? किन राज्यों में बहती है? और चंबल पर स्थित परियोजना है ना? इतना होमवर्क लिख के बना के लाइए तो आप लोग। चंबल नदी का उद्गम और मुहाना कहाँ है? किन राज्यों में से होकर चंबल नदी फ्लो करती है? हाँ, बाब साहब होमवर्क लिखा जाए। चंबल पर स्थित परियोजना है। समीरा जी लिखिए होमवर्क। अब हम हटा देंगे इसको, अब हम आगे पढ़ेंगे। जो लिख लिए हैं वो अपने दोस्तों को कोऑपरेट कर दें। ठीक, ये 4 जुलाई को मेरे वीडियो में बना हुआ है, इसको फिर से हम रिपीट कर देता हूँ। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में घड़ियाल का संरक्षण। हाँ, आज आप लोग YouTube पर चेक करके आएंगे, घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर है। देखे हैं घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर? हाँ, चेक कर लीजिएगा घड़ियाल कैसा होता है, मगरमच्छ कैसा होता है। उसमें कुछ पूछ रहा है? नहीं, आ जाओ। हाँ चलो, आज तीसरा न्यूज है, लास्ट न्यूज है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। हाँ देखो, इसमें तुम लोगों को ढेर सारा आंसर यही मिल जाएगा। ठीक, अभी अभी हमने बताया कि चंबल नदी किन किन राज्यों से बहती है, तो आ जाइए। कहता है त्रिराज्यीय संरक्षित क्षेत्र है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रि जंक्शन पर चंबल नदी के किनारे फैला हुआ है। चंबल घाटी का कोई क्रिमिनल आपको याद है? कोई फीमेल है जो कि बहुत फेमस है, गोली मार दी थी 16-17 को लोगों को गांव में खड़ा करके। फूलन देवी सांसद भी बनी थी। ठीक, बहुत अत्याचार हुआ था उसके साथ में, और उसने अपने बलात्कारियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और ढेर सारे लोगों को मार दिया। वो फूलन देवी, वो फूलन देवी वही चंबल में रहती थी। हाँ, अभी भी चंबल बहुत फेमस है। और कभी धमदहा को, जहां से अब्दुल वहाब हमारे आते हैं, उसको मिनी चंबल कहा जाता था 2000 की ईस्वी में, क्योंकि वहां पर आदमी बड़ा मुश्किल से जिंदा रहता था। आदमी नया गाड़ी खरीद के शोरूम से निकालता था, घर जाते जाते पैदल हो जाता था, क्योंकि रास्ते में गाड़ी छीन ली जाती थी। वह मिनी चंबल था। ठीक है, आ जाइए। मुख्य प्रमुख प्रजाति का था, या गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। चंबल नदी दुनिया में घड़ियालों की सबसे, ये जीके बनेगा। दुनिया की जब बात आ रही है तो ये जीके बनेगा कि कौन सी नदी घड़ियालों की सबसे बड़ी प्राकृतिक आबादी का घर है? चंबल बन गया क्वेश्चन, पूछ देगा क्वेश्चन, और जिस दिन पूछेगा सर खुश हो जाएंगे, देखिए सर पूछ दिया, पक्का पूछेगा, क्योंकि दुनिया की बात है बॉस।
हाँ, दुनिया में घड़ियालों की सबसे बड़ी प्राकृतिक आबादी वाला घर कौन नदी? चंबल। ठीक, मीठे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख सूचक है। हाँ, अभयारण्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन, अभी भी जाके देखिए चंबल बेतवा, केन बेतवा में आप देखे होंगे यूट्यूब पर, आदिवासी सब नदी में मचान बनाकर धरना दे रहा है, सेम उसी टाइम में जिस टाइम में जंतर मंतर पर बच्चा सब कर रहा है। तो वो केन और बेतवा इसी चंबल की सहायक नदी है। ठीक, तो होमवर्क में यह भी लिख लिया जाए चंबल की सहायक नदियां। देखिए, ठीक, अवैध रेत खनन के कारण घड़ियालों के अंडे देने के प्राकृतिक स्थल नष्ट हो रहे हैं, जिस पर वन्य जीव प्रेमियों ने चिंता जताई है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है, उनको जब हम कहेंगे कि घड़ियाल अब अंडा कहाँ देगा अगर ये खनन हो रहा है, तो वो कहेंगे बड़ा तुमको घड़ियाल की चिंता है। घड़ियाल नहीं रहेगा, पर्यावरण नहीं रहेगा, तो फिर इंसान बचेंगे? नहीं बचेंगे। यही बात राहुल गांधी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाके बोले थे कि अगर इतने वनों की कटाई हो जाएगी, इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा, कछुआ अंडा कैसे देगा? तो विपक्षी पार्टियों ने हाँ हल्ला मचा दिया था कि राहुल गांधी कछुआ के अंडे के बारे में सोच रहे हैं। अरे टेम्पो, पर्यावरण है, इकोसिस्टम है, हर एक जीव महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर इसमें से एक भी जीव गायब होगा तो हम खुद गायब हो जाएंगे, इसीलिए हमें बचाना जरूरी है। कहाँ? हाँ, थोड़ा बालू रहता है, पता है कैसा है, रेड सेंड है या नहीं है? नहीं, हाँ, नहीं, नदी के किनारे, किनारे किनारे। अब अगर वहां पर अवैध रेत खनन हो रहा है, अवैध रेत खनन हो रहा है, तो जो अंडा देने वाला जो उसका प्राकृतिक घर है, वो घर खत्म हो जाएगा तो उत्पादन बंद हो जाएगा, संख्या कम हो जाएगी। संख्या कम होगी तो नदियों में उन चीजों की संख्या बढ़ेगी जो कि नदियों को नुकसान करेगा। बाद में चंबल बेतवा केन सूख जाएगा तो उस एरिया के सारे किसान मर जाएंगे। ठीक, इसीलिए नदियों में उन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ये मत समझो कि हाँ केवल चिंता करने की बात है, ये नहीं, समझना भी। ठीक है, आगे आते हैं। संवैधानिक दृष्टिकोण, इसमें अब अबू समा को मन लगेगा क्योंकि अबू समा को 48 का ए याद है। बोलो हाँ, क्या है 48 के ए में? पर्यावरण। तो घड़ियाल किससे रिलेटेड है? पर्यावरण से, इसीलिए अनुच्छेद क्या आ गया? 48 का ए। और कौन आ गया? 51 ए का जी, जो कि अंतरराष्ट्रीय विश्व की बात है। और 51 में हम लोग पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति की बात, तो उसमें तो अब होगा ये। आ जाओ देखते हैं। पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण, इसके अतिरिक्त वन्य जीव किस सूची में होंगे? समवर्ती सूची का विषय, लेकिन लघु खनिज माइनर मिनरल्स क्या है? राज्य सरकार के पास। बस यही कंट्राडिक्शन है। केंद्र सरकार कहेगा भैया ये तो समवर्ती सूची में, हम भी कानून बनाएंगे। समवर्ती सूची में जो भी विषय है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है लेकिन दोनों के बीच में विवाद होने पर केंद्र का कानून प्रभावी होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और राजस्व अर्जन के बीच टकराव होता है। क्योंकि दोनों चाहता है, राज्य चाहता है हम ज्यादा फायदा कमाएं, केंद्र चाहता है पर्यावरण का ध्यान रखें, तो दोनों के बीच में टकराव उत्पन्न हो जाता है। ठीक, नीति आयोग क्या कहता है? नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य पूछ देगा। नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य हैं? भूमि पर जीवन के तहत जैव विविधता का संरक्षण प्राथमिकता है। आयोग का सुझाव है कि अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन निगरानी, हाँ, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बना है अब्दुल वहाब, वो सब सड़क स्पेस में जा रहा है, नहीं जा रहा है? उसी तरह से अब ड्रोन निगरानी, ड्रोन सर्विलांस से होगा तो पता चलेगा कि मगरमच्छ सब ड्रोन में मिल रहा है घड़ियाल से।
फेक। सैटेलाइट मैपिंग होगा, गप सप देखिए। हाँ, सैटेलाइट से मैपिंग करेंगे। हाँ, मोदी जी है ना, ड्रोन भेज देते हैं, जहां खुद नहीं जा पाते वहां ड्रोन भेज देते हैं। जैसे आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाना चाहिए, जो कुछ भी हो। हाँ, जिन जी ने भारी बेइज्जती किया है तो वो बेइज्जती यहाँ आना नहीं चाहिए। चलो, योजनागत मूल्यांकन, ये फिर याद रखना है, एकीकृत वन्य जीव आवास विकास योजना के तहत फंड तो जारी होता है, लेकिन 3 राज्यों की सीमाएं आपस में मिलने के कारण ये तीनों राज्य इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की कमी है, तीनों राज्य में बढ़िया समन्वय नहीं हो पाता है, इसीलिए ये प्लानिंग बढ़िया से सक्सेस नहीं होती है। और खनन माफिया इस प्रशासनिक ढिलाई का फायदा उठाते हैं और वहां पर अवैध खनन करके भरपूर फायदा कमाते हैं, और उन माफियाओं को पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। यह आज का यह 3 समाचार था, जो कि 5 जुलाई 2026 के हिंदू पेपर में छपे हुए हैं। और ये समाचार आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें आपका करेंट भी बन जाता है और साथ साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड भी मजबूत हो जाता है। आप हमारे साथ बने रहें, और बहुत जल्द अब इसी चैनल पर क्लास 10th का एक एक सब्जेक्ट और एक एक चैप्टर का ऑनलाइन वीडियो आ रहा है, इंतजार करें। तो 10 क्लास के बच्चों के लिए भी यह चैनल काम कर रहा है। धन्यवाद।